हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैट बाय एलपीटी। और आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्शन क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन का, जो कि है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में यू हैव लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो सारा पार्ट है हम आज के इस बेसिक वीडियो से शुरू करने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी। तो भाई ज्योमेट्री जो है इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज्योमेट्री के 22 में से 4-5 सवाल, ये जो पूरा सेक्शन मैंने बताया, 5-6 सवाल तो आप इजीली एक्सपेक्ट करो कि आ ही सकते हैं। एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग very carefully. I'll be discussing basics. I'll also be taking few examples here and there in between, and there will be in between videos where we'll specifically take only examples या फिर questions. ठीक है? तो आज के वीडियो में हम देखते हैं basics of geometry, and that is basics मतलब things or concepts around lines and angles. ठीक है? तो बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजी से शुरुआत करते हैं। जैसे कि एक पॉइंट हो गया। व्हाट इज अ पॉइंट? अगर मैं ये कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये डॉट बना दूं, दिख रहा है आपको? शायद दिख रहा है, छोटा सा। तो ये जो डॉट मैंने बनाया यहां पर, ये है एक पॉइंट। वैसे टेक्निकली बात करो तो पॉइंट इज बेसिकली अ लोकेशन। पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, बट मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट क्या होता है? ये एक डॉट, या अगर डेफिनेशन चाहिए तो पॉइंट इज बेसिकली इट शोज लोकेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, दैट इज अ पॉइंट। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये एक पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ लाइन। एक लाइन क्या होती है? अब लाइन सिंपल है। आपने ये जो फिगर बनाया, दिस इज अ लाइन। लाइन के ना कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, देर आर नो एंड पॉइंट्स। तो लाइन कैन बी एक्सटेंडेड दिस वे या फिर दिस वे, कहीं भी चलेगा। नेक्स्ट इसमें आता है रे या फिर लाइन सेगमेंट। अच्छा, रे बाद में देखेंगे। लाइन सेगमेंट, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? अब देखो, ये हमने बनाई थी एक लाइन। इसी लाइन में अगर मैं कोई एक हिस्सा उठा लूं, लेट्स से यहां से लेकर यहां तक का ये पार्ट अगर हम उठा लेते हैं, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो है ना, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड इट हैज अ एंड पॉइंट। एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि यहां पे इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगी और यहां से इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगी, नहीं। लाइन एक्सटेंड हो सकती है दोनों तरफ, बट लाइन सेगमेंट हैज एंड पॉइंट्स। ओके। नेक्स्ट यू हैव रे। अब रे क्या होता है? आई एम श्योर आपको पता ही होगा। रे का एक एंड पॉइंट होता है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली थ्रू दी अदर पॉइंट। एक एंड पॉइंट होगा, इसको एंड पॉइंट से डिनोट करने के लिए मैं एक मोटा सा सर्कल बना दे रहा हूं। फिर यू हैव अ लाइन विच इज कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन ओनली वन डायरेक्शन। तो a line can be extended infinitely in both directions. Line segment has endpoints. A ray can be extended infinitely only in one direction. ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर प्लेन। अब प्लेन जो है, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ना, ये क्या है? प्लेन है। इट्स अ 2D फिगर। प्लेन में हमने XY एक्सिस देखा ही होगा आपने। कोऑर्डिनेट व्हाट यू से लीनियर इक्वेशंस का जब चैप्टर किया होगा, तब आपने एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन देखा होगा। तो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए होंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाया होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस वाई एक्सिस हो गया। जहां पर आप 2 डायमेंशंस डिनोट करो, स्पेस हैज टोटल, एटलीस्ट जो स्पेस हमें समझ में आता है उसमें 3 डायमेंशंस हैं। जो लाइन है वो एक सिंगल डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। प्लेन जो है इट्स अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। फिर आगे जाके ज्योमेट्री में हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की भी बात करेंगे, सिलेंडर की, कोन की, क्यूब की, राइट? वो 3 डायमेंशंस में आ जाता है। तो प्लेन हैज ओनली 2 डायमेंशंस। ओके। नेक्स्ट यू हैव एंगल्स। नाउ एंगल्स जो होते हैं, क्या होते हैं एंगल्स? एंगल्स बनते हैं कोई भी 2 लाइन के इंटरसेक्शन से। आपने एक लाइन ड्रॉ करी एंड यू ड्रॉ अनदर लाइन। इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट लाइंस का। This is the intersection point. This is intersection
अब इंटरसेक्शन में आप देखो ये वाला जो चीज है ये है एंगल, ठीक है। तो ये हो गया एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक एंगल बनता है। अब बेस्ड ऑन के ये एंगल कितना बड़ा है या छोटा है तो उसको लेके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो क्या क्या नाम दिए गए हैं देखो, एंगल अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है, जनरली एंगल को मेजर करने के मोटे मोटे दो तरीके यूज किए जाते हैं, डिग्रीज एंड रेडियंस, ठीक है। तो डिग्रीज तो आप सबको पता ही होगा, वी हैव डन दिस एक्सटेंसिवली इन स्कूल। तो एक जो फुल सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर कोई एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, 0 से 90 के बीच में है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर है तो वो हो जाता है राइट एंगल। 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से बड़ा 180 से छोटा, एग्जैक्टली 180 डिग्री हो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और अगर एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। मेक श्योर ये आपको नाम अच्छे से समझ में आ रहे हैं। 0 to 90 एक्यूट, एग्जैक्टली 90 राइट, 90 to 180 इज ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल इज बिटवीन 180 to 360 डिग्रीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एंगल्स की बात करो तो एंगल्स के जब नाम की बात कर रहे हैं तो यहां पे दो टर्म्स और आते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जब हम बात करते हैं ना तो एग्जैक्टली दो एंगल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल इज बेसिकली अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 90 degrees। तो ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस पे बेस्ड एक आध एग्जांपल अभी देखते हैं आगे। चलो, तो यहां पर क्या है? फाइंड एन एंगल विच इज हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। फाइन, तो लेट्स से द एंगल इज x, ठीक है। हमने एक एंगल मान लिया x है। ये जो एंगल x है ना, इट इज हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हाफ है किसी और एंगल का, मतलब दूसरा एंगल इसका डबल है। तो दूसरा एंगल कितना हो गया? 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कैसे हैं? दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, दैट मींस देयरफॉर सम ऑफ दीज टू एंगल्स शुड बी हाउ मच? 180 डिग्री होना चाहिए। तो सम कितना हो जाएगा? x प्लस 2x होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास आता है 3x इज 180 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 180/3 यानी कि 60 डिग्री। x की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। तो जो आपसे पूछा था, क्या पूछा था? फाइंड एन एंगल। तो ये हमने एंगल अज्यूम किया था ना, तो इसी की वैल्यू चाहिए थी x की, वो आ गई है कितना? 60 डिग्रीज। सो द रिक्वायर्ड आंसर हियर इज 60 डिग्रीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। फाइंड एन एंगल विच इज 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल ऐसा बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 1/3 है। तो मान लो वो एंगल है x। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री रिक्वायर्ड एंगल x है, ये क्या है? 1/3 ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो उल्टा सोचो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी थ्राइस ऑफ दिस एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब सिंस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना सम है इन दोनों का? x प्लस एक्स, 3x इज 4x। तो 4x की वैल्यू 90 डिग्रीज हो गई। तो x हो जाएगा 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर जो रिक्वायर्ड एंगल है ना आपका, वो कितना है? 22.5 डिग्रीज है। ओके, चलो, तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स थे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एंगल्स की अगर हम बात करें तो एंगल्स में जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो चार एंगल्स बनते हैं ना, ये ABCD हमने देखा था, ये जो चार एंगल्स बनते हैं, इनमें एंगल B और एंगल D जो है, इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्यों बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो समझते हैं। तो ये जो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना इस पॉइंट पर, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। आपके पास कोई भी एंगल होता है ना, आप एंगल बनाने के लिए दो रेस से भी एंगल बना सकते हो। ये भी क्या है? ये एक एंगल है।
तो ये जो दो लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो होता है वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो अब अगर ये वर्टेक्स है तो देखो इस वर्टेक्स के एक तरफ B है और एग्जैक्टली ऑपोजिट तरफ क्या है, D है। तो B और D जो है ना ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो B एंड D आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड्स हैं। सिमिलरली A एंड C आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। A और C जो है ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। चलो एक तो ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसमें एक चीज और आती है, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर AC एंड BD एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं, मतलब एंगल B और एंगल D दोनों इक्वल होंगे, एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये जो एंगल है ना, लेट्स से ये एंगल है 50 डिग्री। अब अगर आपको ये दे दिया है कि ये एंगल 50 डिग्री है तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्रीज ही हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब B और D तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे, व्हाट अबाउट B एंड C? B एंड C आर कॉल्ड एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स होने के लिए क्या जरूरी है, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स के लिए सबसे पहले तो वर्टेक्स सेम होना चाहिए। देखो एंगल B का वर्टेक्स ये है और एंगल C का भी वर्टेक्स यही है, तो वर्टेक्स सेम होना चाहिए एंड कॉमन आर्म होना चाहिए। कॉमन आर्म, आर्म मतलब कि जैसे एंगल B है ना, उसका एक आर्म ये है, दूसरा आर्म ये है, एंगल C का एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, ठीक है, वो जो एक कॉमन लाइन होनी चाहिए। तो ये वाली जो लाइन है वो B और C दोनों में कॉमन है, हेंस B एंड C आर कॉल्ड एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। यहां पर जैसे अगर हम बात करें तो ये वाला जो एंगल है BOC एंड ये वाला एंगल AOC आर कॉल्ड एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। क्यों है ये एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स? क्योंकि देखो इन दोनों का वर्टेक्स O है और एक कॉमन आर्म है OC, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स यहां पर जैसे A की अगर मैं बात करूं, A इज एडजेसेंट टू B, A इज एडजेसेंट टू D एज वेल। Similarly, D is adjacent to A and C as well and so on, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो एग्जाम्पल लिया था मैंने यहां पर, तो अब होता क्या है, जैसे अच्छा उस पर बाद में आते हैं, चलो अभी इतना ही काफ़ी है, बाद में आएंगे उस चीज़ पे जो मैं बताने वाला था, वो जब हम और एंगल्स के बारे में एंड में डिस्कस करेंगे ना, आई विल बी टॉकिंग अबाउट देम देयर। नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है जैसे कि आपने एक लाइन बनाई, अब इस लाइन से आपने एक पॉइंट लेके, अच्छा चलो तो ये बीच में क्यों आ गया, ठीक है, एनीवेज अभी आएगा आगे। सबसे पहले तो ये समझो, एक लाइन आपने स्ट्रेट बनाई, अगर आप इस यहां से शुरू करके पूरा एक सर्कल घूम के वापस यहां आ जाओगे तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्रीज, ठीक है, पूरा एक सर्कल घूम गए। वहीं अगर आप सिर्फ आधा सर्कल घूमते हो, यहां से सिर्फ यहां जाओगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है 180 डिग्री। पूरा 360 होता है, आधा कितना होगा, 180 होगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब यहां पर मान लो आपने एक लाइन पर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से आपने एक और लाइन बना दी, ठीक है, तो आपके पास दो एंगल बन गए, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। कितने एंगल हो गए, ये दो एंगल, दिस इज एंगल A एंड दिस इज एंगल B। अब एंगल A और B मिलाकर कितना है, ये होगा 180 डिग्रीज, इजंट इट। यहां से यहां तक ये पूरा 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो एक ही लाइन पर लाए करने वाले ये जो दो एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री हो गए। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। हेंस एंगल A एंड एंगल B ओवर हियर आर सप्लीमेंट्री। सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्रीज, ओके फाइन। तो एंगल्स मेकिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर एक ही लाइन पर लाए कर रहे हैं ना दोनों, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। एंड उल्टा भी, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देन दीज एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। दो एडजेसेंट एंगल्स है, मान लो एक ये एंगल है A, ठीक है, ये मान लो 50 डिग्री है और मान लो ये एंगल है 130 डिग्री। तो ऑल्दो फिगर में नहीं लग रहा है, लेकिन 130 और 150 मिलकर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल होना चाहिए, ये एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए,
तो ये ऐसा होना चाहिए, ये 50 है तो ये 130 होगा और ये पूरा 180 हो गया, मतलब ये लाइन पर लाई कर रहा है। फाइन। अच्छा, एक चीज जो मैंने पिछले स्लाइड में नहीं बताई, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स में देखो, अगर मैं फिगर इस तरीके से बनाता हूं, एक ये एंगल है A और एक ये एंगल है B। आई होप तुम्हें ये समझ में आता है। इस तरीके से ये जो सिंबल बनाया है ये क्या दिखाता है? एंगल दिखाता है। ये सिंबल ऐसा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एंगल A। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है M मतलब मेजर, तो मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इज 180 डिग्री। तो ये M लिखने की जरूरत है नहीं, लिखा है तो समझ में आना चाहिए, वरना अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। चलो वापस यहाँ आते हैं। तो अब मुझे बताओ, ये जो दो एंगल्स हैं एंगल A और B, ये दोनों एंगल्स क्या ये एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स हैं या नहीं है? तो देखो यहाँ पर एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक चीज कि कॉमन आर्म होना चाहिए, वो तो है, लेकिन वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, जो नहीं है। एंगल B का वर्टेक्स यहां है और एंगल A का वर्टेक्स यहां है, तो ये एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स नहीं होंगे। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस डिस्टिंक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड एंगल A विच फॉर्म्स अ लीनियर पेयर विद B इफ B इज ट्वाइस दैट ऑफ A। अरे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लीनियर पेयर बोल दिया ना, तो इफेक्टिवली ये क्वेश्चन हो गया सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स का। ठीक है, तो हमें एंगल A बताना है, इसको हम मान लेते हैं X विच फॉर्म्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल विद B इफ B इज ट्वाइस ऑफ A। तो B जो है ना वो A का डबल है, तो A का डबल है तो A X माना तो B कितना हो गया? 2X हो गया। अब ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब क्या? एंगल A और एंगल B का जो सम है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आई हैव x प्लस 2x शुड बी 180 डिग्रीज। तो 3x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 180 डिग्रीज। तो x कितना आ गया यहाँ से? 60 डिग्रीज आ गया। ठीक है, तो एंगल A चाहिए था, एंगल A को ही तो x माना था, तो एंगल A कितना आ गया? 60 डिग्रीज आ गया यहाँ पर। सिंपल है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, so let's come back to some basics. एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं अब यहाँ पर। What is an angle bisector? सोचो सोचो क्या मतलब होगा एंगल बाइसेक्टर से। देखो एंगल तो समझ में आता है, एंगल बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट करना, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो कोई अगर मैं एक एंगल लेता हूं यहां पर AOB, एक ये एंगल लेता हूं, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर ऐसी लाइन होती है जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो O से मैं एक लाइन बनाता हूं OC, सच दैट ये जो एंगल है ना BOC और एंगल AOC ये दोनों बराबर होंगे। दिस एंगल हियर विल बी इक्वल टू दिस एंगल ओवर हियर। ठीक है, और कई बार आप फिगर्स में आप देखोगे इस तरीके से ये एंगल को क्रॉस किया होता है। तो इस तरीके से क्रॉस किया होता है मतलब जैसे यहाँ पे एक सिंगल डैश लगा है, यहाँ पे भी सिंगल डैश लगा है, तो इससे समझ में आना चाहिए कि जहां जहां ये सिंगल डैश हैं वो सारे एंगल्स बराबर होंगे। इससे ये समझ में आता है। तो जैसे कि अगर मान लो एक फिगर में कुछ ऐसा दिया हो, और रुको, लेट्स से तुम्हें कुछ पॉलीगन टाइप का दिया है, ऐसा बहुत सारे ये स्ट्रेट ज्वाइन किया। अब यहां पर अगर मैं फिगर इस तरीके से बना दूं, यहां से क्या समझ में आता है अपने को? अगर मैं देखूं यहां पर, तो ये देखो सिंगल डैश है एक ही फिगर में, ये सिंगल डैश है, ये सिंगल डैश है, मतलब ये अगर एंगल A है तो ये भी A होगा और ये भी A होगा, ये तीनों एंगल्स बराबर होंगे। यहां डबल डैश दिख रहा है तो अगर ये एंगल B है, इन दोनों के बारे में नहीं पता बराबर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये अगर B है तो यहां पर भी डबल डैश दिख रहा है ना एंगल में, तो ये भी B होगा, और यहां भी डबल डैश है तो ये भी B होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें अपन धीरे धीरे इन सब चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द आर्म्स ऑफ द गिवन एंगल। मतलब OC जो एंगल बाइसेक्टर है उस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, ये पॉइंट ले लिया मान लो यहां पर। अब ये जो पॉइंट है ना, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द आर्म्स। आर्म्स मतलब एक आर्म हो गया OB, एक हो गया OA। तो इस पॉइंट का OB से जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कैसे नापते हैं? किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या होता है? उस पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी ना
वो हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। सिमिलरली इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ऑल्दो फिगर वो 2 स्केल नहीं है तो तुम्हें लगेगा ये लाइन बड़ी है ये छोटी है, बट जब आप फिगर प्रॉपरली बनाओगे तो दिस लाइन विल बी इक्वल टू दिस लाइन। तो अब अगर लाइन पे मैं डैश बना रहा हूं तो सेम चीज जो हमने एंगल के लिए डिस्कस की थी वही यहां एप्लीकेबल है। अगर मैंने लाइन पे डबल डैश बनाया है तो जिन जिन लाइंस पे डबल डैश बनाया है इसका मतलब वो वाली लाइंस बराबर है। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी और ये जो लेंथ होगी ये दोनों बराबर होंगी। एंड आई होप तुम्हें समझ में आता है। यहां पर जैसे ये स्क्वायर बना दिया ना मैंने, ये स्क्वायर, इस स्क्वायर का क्या मतलब कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है OB के। यहां पर भी स्क्वायर बनाया है, मतलब कि ये जो लाइन है ना ये वाली वो OA के परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट वी हैव परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस बेसिकली वो होती हैं, आपको पता ही होगा, जिन लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो एक लाइन है, अब किसी भी पॉइंट से एक दूसरी लाइन बनाओ सच दैट दोनों लाइंस में एंगल 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री दिखाने के लिए हम एक ये स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई परपेंडिकुलर लाइंस। ना परपेंडिकुलर लाइंस में चलो ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस में डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा था मैं, वो अभी आगे आएगा। नेक्स्ट यू हैव पैरेलल लाइंस। नाउ व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पता ही होगा, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अगर आप एक ही प्लेन में दो पैरेलल लाइंस बनाते हो, आप इनको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ, तो भी ये कभी नहीं मिलने वाले, ये कभी नहीं मिलेंगे, राइट? तो ये होती है पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट देखते हैं, टू लाइंस इन द सेम प्लेन दैट आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। अगर आपने एक ही प्लेन में दो लाइंस ऐसी बनाई हैं जो सिर्फ एक ही लाइन के परपेंडिकुलर हैं, तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जैसे एक ये लाइन है, अब आप एक लाइन ड्रॉ करो जो इसके परपेंडिकुलर है, लाइन ए बोला, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन को हम बोल लेते हैं LC। एक दूसरी लाइन ड्रॉ करो जो अगेन LA के परपेंडिकुलर हो, तो मान लेते हैं ये अच्छा रुक जाओ, उल्टा हो गया। LC के परपेंडिकुलर है LA एंड LB। LC के परपेंडिकुलर दो लाइंस बनाई हैं मैंने, LA और LB। तो ये जो दो लाइंस है ना LA और LB, ये दोनों लाइंस कैसी होंगी? दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। लाइन A एंड लाइन B विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री, एंड बोथ दीज लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या है, इस तरीके से एरो बना देते हैं। कई बार आप फिगर्स में देखोगे तो लाइंस में ये सेम साइड का एरो बना हुआ है ऐसे बीच में, मतलब ये लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ओके, कूल। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस एंड पॉइंट्स एंड स्टफ। तो दो पॉइंट अगर आप ले लो, कोई भी दो पॉइंट आप लेते हो, एक यहां पर एक यहां पर, तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी उसको डिस्टेंस बोलते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। वहीं अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड अ लाइन, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है? अब डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे? अब बनाने को तो आप बहुत सारी लाइंस बना सकते हो, ऐसा 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 ऐसा, लेकिन ऐसे डिस्टेंस नहीं मेजर होता। डिस्टेंस किससे मेजर होगा? इफ यू ड्रॉ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द गिवन लाइन, इस पॉइंट से गिवन लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसकी जो लेंथ होगी दैट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर ये है डिस्टेंस, वहां पर वो है डिस्टेंस। व्हाट अबाउट टू पैरेलल लाइंस? दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? अब दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए आप क्या करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, बेसिकली इसके जो भी परपेंडिकुलर होगी वो इसके परपेंडिकुलर तो डेफिनेटली होगी ही होगी। सो द लाइन लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट which is perpendicular to both the lines and in between the lines is the distance between two points। सिंपल सी चीज है। और वहीं अगर मैं दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात करूं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? अब देखो, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो तो एक पॉइंट पर मीट कर ही रही हैं, और मीट कर रही हैं तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? सोचो सोचो, डिस्टेंस विल बी 0। सिंपल सा है, इसमें तो कुछ खास था ही नहीं। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर। तो ये मैं पहले जो डिस्कस कर रहा था ना वो, तो अगर आप एक लाइन लो, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर की बात करें, अगर पहले रुक जाओ, लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर की अगर बात करें हम, तो एक लाइन लो आप, लाइन सेगमेंट ले लो, बल्कि लाइन सेगमेंट हैज एंड पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। अब ये जो दो एंड पॉइंट्स आपको मिले हैं, लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर वो होता है जो गिवन चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो अगर मैं एक लाइन बनाता हूं जो ए बी को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक दूसरी लाइन बना लेते हैं सी डी जो ए बी को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो ये क्या होता है? ए बी का लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। ये एंगल जीरो तो नहीं है, 10, 20, 30, 50, 100, 170, 179 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर, ठीक है। वहीं अगर ये जो सी डी है, इस लाइन का एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए, ये जो सी डी लाइन है ना और ए बी लाइन है, इनके बीच में एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए, तो इस लाइन को हम बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाम से समझ में आता है, ए बी के परपेंडिकुलर भी है और ए बी को बाइसेक्ट भी कर रही है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये आपने एक लाइन ले लिया, इस पे एक मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, तो ये हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर की देखी थी, वैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है क्या? किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये है ना ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, कोई भी पॉइंट ले लो, लेट्स से ये। अब इस पॉइंट का ए से जो डिस्टेंस है ना और इस पॉइंट का बी से जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल। एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट, मतलब सेम डिस्टेंस है फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। एनी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। होप समझ में आ रहा है आपको सबको। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई एज सून एज पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी इसमें। नेक्स्ट यू हैव इनफाइनाइट लाइंस। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट से गुजरती हुई कितनी लाइंस बना सकते हो आप। अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं, बस ये पॉइंट, अब इस पॉइंट को, ये वाला भूल जाओ अभी मैटर, एक पॉइंट दे दूं, इस पॉइंट से गुजरती हुई कितनी लाइंस बना सकते हो आप। वेल, तुम बोलोगे सर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, कोई और आएगा वो लाइन ऐसे ड्रॉ कर देगा, कोई तीसरा स्टूडेंट आएगा वो लाइन ऐसे ड्रॉ कर देगा, एक चौथा आएगा वो ऐसे ड्रॉ कर देगा, तो कितनी लाइंस बनेंगी? इनफाइनाइट लाइंस बन जाएंगी, राइट। तो फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, पॉइंट ए पॉइंट बी, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इन दो पॉइंट से गुजरती हुई कितनी लाइंस बना सकते हो, तो कितनी लाइंस बनाओगे? एक यहां से शुरू करोगे, बी तक जाओगे, अब होगा क्या? इस लाइन के अलावा पॉइंट ए पॉइंट बी, इस लाइन के अलावा और कोई लाइन बन सकती है जो ए और बी से गुजरे? वेल, जो भी लाइन बनेगी वो इसी की ओवरलैपिंग होगी। तो यहां पर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एग्जैक्टली वन लाइन पासेस थ्रू टू different या distinct points. There is one and only one line passing through two distinct points. Okay? Next हम देखते हैं यहां पर the intersection of two distinct lines is a point. ये तो सिंपल सी चीज है, दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव 3 or more points are said to be collinear. कोलिनियर का मतलब क्या? को मतलब एक साथ, लीनियर मतलब लाइन पर। तो अगर दो से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं तो उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलते हैं। दो से ज्यादा मतलब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। कोलिनियर में मैं दो की बात नहीं कर रहा, दो पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे। कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये दो पॉइंट तो हमेशा एक ही लाइन पर लाई करेंगे, नो मैटर वेयर यू ड्रॉ देम। तो दो की जगह हम बात करते हैं यहां पर 3 की।
तीन या उससे ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, अदरवाइज दे आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर। नेम इटसेल्फ इज सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू एनी गिवन लाइन। एक लाइन से पास होते हुए आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स बना सकते हो। क्या मतलब सर इसका? अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लो ये एक लाइन है आपकी और एक ये प्लेन है, ये जो है ना मेरा हाथ, मान लो ये एक प्लेन है। अब अगर मैं ये जो लाइन से गुजरता हुआ एक प्लेन ऐसा बना सकता हूँ, राइट, थोड़ा सा टर्न कर दूं, एक प्लेन ये भी बन जाएगा, एक प्लेन ये बन जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा। तो अगर मैं टर्न करता रहूं थोड़ा 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 थोड़ा, तो कितने प्लेन बना सकता हूं सिर्फ इस लाइन से पास होते हुए? पहले ये बनाया ना तो ये पूरा ऐसा प्लेन होगा, थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो ये पूरा ऐसा प्लेन हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो ये पूरा प्लेन इस तरीके से बनेगा। तो इस लाइन से पास होते हुए कितने प्लेन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट प्लेन्स ड्रॉ कर सकते हो आप एक लाइन से पास होते हुए, ठीक है। नाउ देयर इज एग्जैक्टली वन प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लो आप, एक दो तीन, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप एग्जैक्टली एक ही प्लेन बना सकते हो। वो आप बहुत इजीली समझ भी सकते हो। मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट आपने मान लो यहां पर ले लिया, तो प्लेन जो बनेगा ना वो इन तीन से पास होता हुआ एक ही प्लेन बनेगा। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज ट्राइंग टू से। नेक्स्ट वी हैव two or more lines are said to be coplanar if they lie in the same plane, otherwise they are said to be non-coplanar। coplanar से समझ में आता है, co मतलब एक साथ, planar मतलब प्लेन पर। तो एक ही प्लेन में दो लाइन है तो उनको coplanar lines बोलते हैं, ठीक है। irrespective of being parallel और perpendicular वो अलग चीज है। तो जैसे कि मान लो आपने ये सीलिंग है, सीलिंग पर दो लाइंस ड्रॉ कर दिए तो वो कोप्लेनर लाइंस होंगे। लेकिन एक लाइन आपने सीलिंग पे ड्रॉ किया और एक लाइन आपने नीचे जमीन पर ड्रॉ कर दी, तो वो लाइंस कैसी हो जाएंगी? वो नॉन कोप्लेनर लाइंस हो जाएंगी। दे विल बी नॉन कोप्लेनर, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट इज एनी थ्री पॉइंट्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर। कोई भी तीन पॉइंट्स हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तीन पॉइंट्स एक ही प्लेन पर ना लाई करें, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट यू हैव फोर और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन, अदरवाइज दे आर सेड टू बी नॉन कोप्लेनर। वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मैं उसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज अ लाइन। अब दो प्लेन्स आप अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, तो ये जो दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर इस पॉइंट पर, ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना प्लेन्स का, ये जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा? एक लाइन बनेगी। सिंपल सोचो, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में आपके सामने की दीवार है और एक आपके लेफ्ट साइड की दीवार है, ठीक है। ये सामने की दीवार और लेफ्ट साइड की दीवार इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक एज है। वो एज कैसी है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट। तो दो प्लेन्स हमेशा जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस जो फिगर बनेगा ना इंटरसेक्शन से, दैट विल बी अ लाइन, ओके। चलो तो अब आते हैं वापस बेसिक्स पर, और अब जो बेसिक्स पर आ रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली क्रूशियल है। ये हमारा एंगल से रिलेटेड वाला पार्ट फिर से आ जाता है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो हमारे पास यहां पर अब है ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। मतलब क्या? आप दो लाइंस ले लो, जरूरी नहीं है अभी हाल फिलहाल के इनको पैरेलल होना चाहिए, बट ये दो लाइंस आप बना लो। दो लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन बनाओगे आप, तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल कोई भी दो लाइंस की को कट करती हुई अगर एक ही लाइन है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। एंड इसमें स्पेसिफिकली अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएं, तो इसमें कुछ एडिशनल चीजें आती हैं जो हम एंगल्स के बारे में बोल सकते हैं। तो बिफोर वी गेट इनटू दैट, पहले ये एंगल समझ लेते हैं, कौन सा एंगल क्या होता है। तो यहां पर हमारे पास टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं? 8 एंगल्स बन रहे हैं, ABCD EF G एंड H। तो सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखते हैं, नाम देखते हैं कि एंगल्स को क्या बोलते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो आपको पता है क्या होंगे? AC BD, वहीं EH एंड GF। एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ये हो गया हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट आता है इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए यहां पर, शब्द समझो यहां पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। पहले तो समझो इंटीरियर, इंटीरियर मतलब गिवन जो लाइंस है जिनको इस लाइन ने कट किया है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है ना, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल ने इन दोनों लाइंस को कट किया है, तो इन दोनों लाइंस के अंदर वाले एंगल्स को इंटीरियर बोलेंगे और बाहर वालों को एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स क्या है, सी डी ई एफ, एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, ए बी जी एच। तो इंटीरियर एंगल्स में सी डी ई एफ हो गया। अब इसमें ऑल्टरनेट बोल रहा है, तो नाउ इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस, इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, सी एंड ई। एक तो इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड्स हैं, ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड्स हैं, तो सी और ई जो है ना, दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। एंड अगर लाइंस ये दोनों पैरेलल हैं तो सी एंड ई विल बी इक्वल एज वेल। ठीक है, अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तो ये सी और ई बराबर नहीं होंगे। सी और ई बराबर तभी होंगे व्हेन बोथ दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होता है सी एंड ई, दूसरा पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इज डी एंड एफ। डी और एफ भी जो है ना, वो ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड हैं एंड दे आर इनसाइड दी पैरेलल लाइंस। तो डी एंड एफ इज अनदर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एक मिनट, उल्टा हो गया, यहां पर थोड़ा सा, एक मिनट गड़बड़ हो गया। दिस शुड बी D इक्वल्स टू F होना चाहिए था, रुक जाओ। D इज इक्वल टू F, ओके, एंड C इज इक्वल टू E, ये होना चाहिए। आई डोंट नो कैसे गलती हो गई वो। नेक्स्ट यू हैव ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, ए बी जी एच। ऑल्टरनेट मतलब अलग अलग तरफ ट्रांसवर्सल के, तो जैसे कि ए है तो ए का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पेयर क्या बनेगा, एच बनेगा। बी के लिए क्या होगा, जी होगा। तो ए एच एंड बी जी आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंड इफ लाइंस आर पैरेलल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल, ए विल बी इक्वल टू एच, बी विल बी इक्वल टू जी। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो next you have corresponding pair of angles. Now what do you mean by corresponding pair of angles? Corresponding pair of angles होते हैं B and F, जैसे कि दोनों जो है पैरेलल लाइंस के या तो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, एंड दोनों जो है हमारा ये जो ट्रांसवर्सल है उसके एक ही साइड है। तो B and F is called corresponding pair of angles. Similarly, A and E are called corresponding pair of angles. C and H are called corresponding pair of angles. D and G are called corresponding pair of angles. And if lines are parallel, corresponding pair of angles are equal. ठीक है, तो A E के बराबर होगा अगर लाइंस पैरेलल हैं, B F के बराबर होगा, C जो है वो H के बराबर होगा। C should be equal to H, इसमें नेमिंग में कहीं तो गड़बड़ हुई है। C should be equal to H and D will be equal to G. D will be equal to G. मेरे ख्याल से हुआ इसलिए है A B C D E F G H ऐसा होना चाहिए था, वो शायद नाम में इधर उधर हो गया, ये E और ये F होना था। बट बेस्ड ऑन दिस फिगर D will be equal to F, D will be equal to F and C will be equal to H. C will be equal to H. ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। एंड फाइनली यहां पर आता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं C एंड F की मिलाकर। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल तो 4 हैं लेकिन सेम साइड में कौन है, C एंड F सेम साइड में है, या फिर D एंड E सेम साइड पर है। तो C और F का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सिमिलरली D एंड E का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। वहीं एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड की बात करो तो B और H आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इनका सम 180 होगा। सिमिलरली A और G का सम 180 होगा। तो यहां पर अगेन वही दिक्कत आएगी। तो यहां पर यू हैव C एंड F टुगेदर इज 180 डिग्री, देन यू हैव D एंड C टुगेदर इज 180, D and E together is 180 degree. Next you have B and H is 180 degrees
A and G is also 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मेक श्योर आप ये सारे जो हमने नाम दिए हैं एंगल्स को वो आपको ध्यान रहे, और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो कौन कौन से एंगल्स बराबर हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ट्राइंगल्स में बात करो आप, सर्कल्स में बात करो, कोई भी प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी हो वहां पर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज आने वाली हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। तो ये जो फिगर है इसमें आपको दिया हुआ है d प्लस एच निकालना है इफ a इज ट्वाइस ऑफ b। a जो है ना वो b का डबल है, तो अगर b को मैं x मान लेता हूं तो a क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। नाउ a एंड b कैसे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, मतलब इनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो x प्लस 2x कितना हो गया, 3x, वो हो गया 180 डिग्रीज। तो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 60 डिग्रीज आएगी। ओके, x अब 60 डिग्री हो गया, तो एक एक करके हमें निकालना क्या है, d एंड h। मुझे निकालना है एक तो d की वैल्यू और एक h की वैल्यू। चलो, तो x इज 60 डिग्रीज, व्हाट अबाउट c। अब देखो b एंड c जो है ये भी एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना, b एंड c। तो ये 60 है तो ये क्या होगा, 180 माइनस 60, ये हो जाएगा 120 डिग्री, इजंट इट। इन दोनों का सम 180 होना था, जिसमें से एक 60 है तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस 60, 120। c एंड h जो है करस्पॉन्ड सॉरी C एंड H है करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स, तो C और H दोनों एंगल्स बराबर होंगे, तो H की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्रीज। फाइन, नेक्स्ट देखो B और D जो है ये कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो B अगर 60 डिग्री है तो D क्या होगा, 60 डिग्रीज हो जाएगा, राइट। तो यहां से मेरे पास D प्लस H जो है कितना आएगा, D 60 डिग्रीज है और H जो है वो 120 डिग्रीज है। So this comes out to be 180 degrees. 60 and 120, 180 degree. D plus H. Okay? चल नेक्स्ट, अब यहां पर आते हैं, हम देखते हैं इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, या इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप इसको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये भी बोलते हैं बीपीटी शॉर्ट फॉर्म में। क्या मतलब है इसका, अभी तक हम दो पैरेलल लाइंस की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे तीन पैरेलल लाइंस की और दो ट्रांसवर्सल की। तो ये तीन पैरेलल लाइंस हैं, इनको कट करते हुए ही हमने दो ट्रांसवर्सल बनाई है। एक ट्रांसवर्सल है ABC, दूसरा है MNO। तो पहला ये जो ट्रांसवर्सल है वो तीनों लाइंस को ABC 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो दूसरा ट्रांसवर्सल है वो तीनों लाइंस को MNO इन 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेज, या इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम सेज कि AB और BC का जो रेशो होगा दैट विल बी इक्वल टू MN एंड NO का रेशो। मतलब AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू MN अपॉन NO। ठीक है, ये आता कैसे है इसका प्रूफ हम डिस्कस करेंगे जब एक बार हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स डिस्कस कर लेंगे। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू प्रूफ ऑफ दिस थिंग राइट नाउ, बट अब आप ये समझो बस कि अगर आपके पास तीन पैरेलल लाइंस हैं और दो ट्रांसवर्सल हैं, तो पहले ट्रांसवर्सल के जो इंटरसेप्ट्स हैं इनको बोलते हैं इंटरसेप्ट, लाइंस के बीच वाले पार्ट को इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो AB और BC ये जो दो इंटरसेप्ट्स का रेशो होगा वही रेशो होगा दूसरे ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट्स का रेशो। AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू MN अपॉन NO। ठीक है, तो इसको BPT भी बोलते हैं हम। चलो तो एक एग्जांपल देखते हैं बेस्ड ऑन BPT। इन द गिवन फिगर AB इज ट्वाइस दैट ऑफ BC। ठीक है, AB जो है ना वो BC का डबल है, तो BC की लेंथ को मैं x मान लेता हूं, तो AB कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये दिया है। अब आपसे बोला है MN अगर 10 है, MN जो है इसकी लेंथ 10 यूनिट्स है, तो फाइंड MO, MO की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये 10 पता है, अगर मुझे NO पता चल गया, NO को मैं मान लेता हूं A, NO पता चल जाएगा तो मुझे
MO की टोटल लेंथ पता चल जाएगी, 10 प्लस A कर देंगे तो MO की टोटल लेंथ आ जाएगी। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेज ये जो पैरेलल लाइंस है, ऑल्दो बोला नहीं है बट बोलना चाहिए था, ये पैरेलल लाइंस है, नहीं बोला होगा तो बीपीटी लगा ही नहीं पाएंगे, पैरेलल लाइंस है आप मान लो। तो यहाँ पर सिंस ये 3 पैरेलल लाइंस हैं और 2 कॉमन ट्रांसवर्सल्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वहां से आएगा AB अपॉन BC should be equal to mn upon no, mn upon no, ठीक है। अब AB हमें पता है is twice of BC, so this should be equal to mn upon no जो कि है A। तो x cancels out, 2 upon 1 comes out to be 10 upon A। तो यहाँ से हम सॉल्व करें तो A की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। A comes out to be 5 और A अब 5 आ गया, इसका मतलब MO जो है टोटल लेंथ कितना हो जाएगी, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 इज 15 यूनिट्स। तो MO हियर इज 10 प्लस 5 दैट इज 15 यूनिट्स, इसको 15, ठीक है। तो ये बेसिक सा एग्जांपल है अभी हमारा बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। This was very basics of lines and angles. In the next video, I'll be taking some simple examples based on what we have done in this session. So before you watch that video, please make sure कि आपको जो भी हमने आज डिस्कस किया वो बहुत अच्छे से समझ में आया हो, आप एंगल्स के नाम याद रख पा रहे हो, कब एंगल्स बराबर होंगे नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रख पा रहे हो और समझ पा रहे हो, ठीक है। And once you do that, then you can proceed to the next video where we'll be discussing few examples. Okay. So with this series on geometry, we hope that you will be able to crack at least 3 questions out of 5 questions जो geometry में CAT section में आते हैं, at least 3 तो आप कर ही पाओ, right? And it's like geometry बहुत important है, तो obviously important तो है ही है ये पूरा section कर पाना, right? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।